नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कक्षा 7 हिंदी का जो पाठ है दूसरा दादी माँ, उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर सभी मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी क्लासेस के सारा जो अगर आपको होमवर्क चाहिए हो या फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी तैयारी आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को वॉच करें। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? उत्तर, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठीं। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय साथ चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? उत्तर, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डामाडोल हो गई थी। घर की आर्थिक हालत। प्रश्न 3 है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रहीं। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। उत्तर, क्वार न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। दूसरा है आषाढ़, भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा। तीसरा है माघ, अत्यधिक सर्दी। दूसरा प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि इसे मौसम में कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। उत्तर, मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलती हैं। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम के समय के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है हमारा, अनुमान और कल्पना से लिखने हैं ये प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न 1 है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। उत्तर, गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लोग ऋण शादी विवाह के खर्चे के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए, फसलों की बुवाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्राय लोग ऋण लिया करते हैं।
यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। भाषा के बाद प्रश्न 1 है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर: पहला है, फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। दूसरा है, कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। तीसरा है, यह फल शहद सा मीठा है। चौथा है, वह पत्थर सा कठोर है। पांचवा है, बच्चे का गाल सेब सा लाल है। प्रश्न 2 है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहां थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। उत्तर: पहला है, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था। दूसरा है, माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। तीसरा है, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। चौथा है, मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। और पांचवा है, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। प्रश्न 3 है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निकसार, बरहमा, उरेन, चिड़वा, चौंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिड़वा को चिड़वा, चोडत्र, पोहा और इसी तरह छौंका को छौंक तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरेन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, ऋण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। उत्तर: बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व इनका हिंदी रूपांतरण यहाँ पे मैंने लिखा है। मिट्टी, माटी, मट्टी, घासलेट, मिट्टी का तेल, घना, अधिक, बंदा, व्यक्ति, चादर, चद्दर, प्यार, दुलार, पंछी, पक्षी, पंछी, नाटक, नौटंकी, कौवा, काग, विवाह, ब्याह, विवाह, शादी, कृष्ण, किशन, घड़ा, मटका, गगरी, घैली और स्नान को नहाना। अब देखिए यहाँ पे विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो आ गए हैं। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इस पाठ के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। लेखक की कमजोरी क्या थी? तो लेखक की कमजोरी थी घर की याद सताने की। अगला प्रश्न है, दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? तो दादी माँ का जो व्यक्तित्व है वह स्नेह और ममता भरा था। अगला प्रश्न है, दादी माँ क्यों उदास रहती थी? दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण दादी माँ उदास रहती थी। अगला प्रश्न है, पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते थे? तो क्वार जो है वो सही उत्तर है। विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती थी? तो सही उत्तर है रात भर गीत गाती थी। अगला प्रश्न है, कौवा पहले कहाँ बैठा था? तो कौवा जो है वो पहले खिड़की पर बैठा था। नहाकर लौटने पर दादी माँ लेखक के लिए क्या लेकर आई थी? तो फल लेकर आई थी। अति लघुत्तरीय प्रश्न, उत्तर यहाँ पे आपके सामने है। पहला है, लेखक की कमजोरी क्या है? उत्तर: लेखक की कमजोरी यह है कि वह थोड़ी सी कठिनाई आने पर उसका मन प्राय व्यथित हो जाता है, यानी वह घबरा जाता है। ख प्रश्न है, मित्र किस प्रकार का दो मुहा व्यवहार करते हैं? तो उत्तर है, लेखक के मित्र उसे खुश करने के लिए मुंह पर तो आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे उसे कमजोर और घबराने वाला कहकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। इस प्रकार उनका दो मुहा व्यवहार दिखाई देता है। अगला हमारा प्रश्न है, क्वार के दिनों में सिवान यानी नाले के पानी में क्या क्या बहकर आता था? उत्तर: क्वार के दिनों में सिवान नाले में साई और मोथा की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें व नाना प्रकार की घासों के बीज बहकर आते थे। अगला प्रश्न है, लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था? उत्तर है, लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल उसकी दादी माँ करती थी। अगला प्रश्न है, दादी ने कंगन सदा सहेज कर क्यों रखा? उत्तर: दादी ने कंगन इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि यह उनके वंश की निशानी थी। अगला हमारा प्रश्न है, दादी माँ ने यह क्यों कहा कि लड़के और ब्रह्मा को मन एक सा होता है?
उत्तर, बालक भगवान का रूप होते हैं और उनका मन निश्चल तथा निर्दोष होता है, इसीलिए दादी माँ ने कहा था कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, लेखक के मित्र उनका मजाक क्यों उड़ाते थे? उत्तर है, लेखक को थोड़ी सी बात पर गांव, घर तथा परिवार की चिंता होने लगती थी। वह अपने घर जाने के लिए लालायित होने लगते थे। एक ज्ञानी और संतुलित व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा किसी को नहीं होती है। ऐसी कमजोरी विकास में बाधक होती है तथा बाल मनोवृत्ति के लक्षण हैं, इसलिए लेखक के मित्र सदैव उनका मजाक उड़ाते थे। दादी माँ को बीमारियों का ज्ञान कैसा था? इस विषय में विस्तार से लिखिए। उत्तर, दादी माँ को गांवों में प्रयोग की जाने वाली दवाओं के कई नुस्खे याद थे। वह हाथ, माथा, पेट छूकर भूत, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान लगा लेती थी। वे लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप से इलाज करती थी। महामारी तथा विषुचिका फैलने पर वह सफाई का ध्यान रखती थी। अगला प्रश्न है, पिताजी और लेखक के बड़े भाई किशन मन मारे क्यों बैठे थे? उत्तर है, पिताजी और किशन भैया मन मारे इसलिए बैठे थे कि घर में आर्थिक तंगी थी, कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा था, जिन पर रुपए थे वे वापस नहीं कर रहे थे, लोगों का उधार लिया हुआ काफी राशि वापस करना था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब वे मन मार कर बैठे थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दादी माँ ने अपने वंश की अंतिम निशानी सोने का कंगन अपने बेटे को क्यों दिया? उत्तर, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, उनकी परेशानी दादी माँ से देखी नहीं गई, तो उन्होंने सोचा कि यह कंगन ही इस समय इन्हें दुखों से छुटकारा दिला सकता है। वे कंगन को बेचकर कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, इसलिए दादी माँ ने अपने कंगन अपने बेटे को दिया। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा दादी माँ पाठ लिखने का क्या उद्देश्य है? उत्तर, लेखक द्वारा दादी माँ कहानी लिखने का उद्देश्य है कि जीवन की ऐसी मधुर यादें होती हैं जो कभी भी नहीं भूलती और कई यादें हमें प्रेरणा देती हैं। इस पाठ से भी यही सीख मिलती है कि जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश मिलता है तो वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है जो दादी के साथ जुड़ी थी। इसीलिए उन यादों में खोकर लेखक को यह विश्वास ही नहीं होता था कि दादी की मृत्यु हो गई, अतः इस संस्मरण को जीवित रखने के लिए लेखक ने इस कहानी को लिखा। अगला प्रश्न है, रामी की चाची दादी माँ को क्या आशीर्वाद दे रही थी? उत्तर, रामी की चाची दादी माँ को फूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी क्योंकि उन्होंने उनका सारा ऋण माफ कर दिया था, ब्याज के रुपए भी छोड़ दिए थे। इसके अलावा उन्होंने उनकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपए की सहायता भी दी और कहा कि वह उनकी बेटी जैसी है, इसलिए उसकी शादी में 10-5 रुपए की कमी नहीं रहनी चाहिए। मूल्यपरक प्रश्न है, दादी माँ कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, पाठ दादी माँ हमें यह प्रेरणा देता है कि बड़ों की सीख सदैव महत्वपूर्ण होती है। हमें अपने बुजुर्गों की भावनाओं को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमें सदैव उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने हमारी चिंता व परवाह की, वैसे ही हमें उन्हें उनके बुढ़ापे में करनी चाहिए। बुजुर्ग मान सम्मान के भूखे होते हैं, हमें उन्हें सदैव सम्मान देना चाहिए तथा मुश्किल समय में उनको सहारा देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो ये जो पाठ था, उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं मेरे द्वारा देने की कोशिश की गई इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।